नमस्कार बच्चों, देखिए यूपीपी री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं। उसी तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का होना है। यूपी स्पेशल मैंने कल परंपरागत जो भी टॉपिक्स थे वो कल कवर कर दिए गए थे। आज जो है उससे रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो मैं देख रहा हूँ। घटना 7 बहुत अच्छी बुक है, उसके जो है मैं 6 महीने का पिछला करंट अफेयर उसको कवर करा रहा हूँ। क्लियर। फिर इसके बाद और एक करंट अफेयर होगी जो इधर का जुलाई अगस्त का भी जो करंट अफेयर, जुलाई का खासकर, अगस्त में तो एग्जाम है, जुलाई का भी जो करंट अफेयर मुझे मिलेगा उसको भी मैं कवर कराऊंगा। आप जो शांति से आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, लगातार बने रहेंगे साथ में, कुछ भी पॉइंट छोड़े नहीं जाएंगे, सभी कुछ बताया जाएगा। और करंट अफेयर थोड़ा सा डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वन लाइनर पढ़े पता क्वेश्चन में वहाँ आए कि ना आए, तो इसीलिए जो है हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो पिछली बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने देखा था ई दृष्टि के बाद जो घटना चक्र आती है उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया था। और स्टूडेंट कुछ कह रहे थे सर बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए थे वहाँ की हेडलाइन से, उसके अंदर के पॉइंट से। तो आज हम लोग इस करंट अफेयर को कवर करेंगे, घटना 7। आगे भी एग्जाम से पहले एक बार दूसरी बुक का भी करंट अफेयर कवर करेंगे और अपना कंटेंट भी उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश समसामयिकी जनवरी से जून तक है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें शामिल है। यूपी सार्वजनिक, एक सेकेंड, चलिए, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये थी, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिली है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों लोगों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगेगा। याद रखिएगा, 2 साल से आजीवन कारावास और दूसरा कितना जुर्माना, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। फिर इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रारूप को 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखिएगा, इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, ठीक है, अध्यादेश उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024, इसको जो है पारित किया गया है। अभी विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया है। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था को शामिल किया गया है। यह विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति करने वाली परीक्षाओं, डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके दायरे में प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन, वेबसाइट बनाना भी शामिल है। एक कॉमन सी बात है, ये आपसे पूछा सकता है कि अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर ही आता है अध्यादेश। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल कौन सा होता है? 213। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश घोषित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 213। क्लियर। दूसरी बात, ये अध्यादेश कब लागू किया जाता है, कब घोषित होता है? जब सत्र नहीं चल रहे हों। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा अध्यादेश है, नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का प्रयोग अध्यादेश 2024। क्लियर। इसमें केवल कंपटीशन के एग्जाम ही नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी के डिग्री डिप्लोमा इत्यादि के भी परीक्षाएं हैं, पदोन्नति की परीक्षाएं हैं, उनके भी पेपर लीक यदि होते हैं तो उसमें भी यही सजा का प्रावधान है, 2 वर्ष से आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक भी जुर्माना हो सकता है। क्लियर। परीक्षा प्रभावित होने पर परीक्षा में आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था या सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उनकी संपत्ति भी कुर्की होगी। पेपर लीक से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं असमनीय बनाए गए हैं, जुर्माना माफ ना हो।
जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट है, सारी सी बात रखनी होगी। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है परीक्षाओं की रोकथाम, परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए हाल ही में किस सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। फिर आएगा पेपर में परीक्षाओं संबंधित प्रश्न पत्रों की लीक को पेपर लीक रोकथाम के लिए कौन सा अध्यादेश जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का या अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024। क्लियर? फिर आइए, या पूछ रहे कितने जो सजा का प्रावधान किया गया है? 2 वर्ष से आजीवन कारावास। कितने करोड़, अधिकतम कितने करोड़ रुपए तक की जुर्माना किया गया है? क्लियर? ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है। क्वेश्चन आगे डायरेक्ट ही पूछ रहे, ट्रांसमिशनों को जोड़ने के मामले में भारत में शीर्ष राज्य बना है, टिक मार दोगे सीधे क्या? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में राज्य के रूप में उभरा है, शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश राज्य उपयोगिताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा था। 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 220 केवी या उससे अधिक की 1460 CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। सरकारी कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन का कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2023-24 में 898 सीकेट्स ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। सीधा मतलब है, आप याद रखोगे, उत्तर प्रदेश देश में ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिशन जोड़ने वाला शीर्ष राज्य रहा है। बस ठीक है। फिर आइए, दूसरे स्थान पर कौन रहा? गुजरात रहा है। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा है। सरकारी यूटिलिटी कंपनी तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 753 CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं। फिर आइए अगला, आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के साथ चौथे स्थान पर है। इससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना याद रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है। 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने 6993 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी, जो लक्ष्य का लगभग 64% था। सभी निजी और राज्य सरकारी कंपनियों के लिए 11,002 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों का लक्ष्य रखा गया था। कोई इतना आपको दिमाग में नहीं रखना है। ट्रांसमिशनों की लाइन जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल से दिया, आपको इतना भी दिमाग में आ जाए बहुत है। फिर आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। बहराइच की आरती है, उनको क्या मिला है? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लड़की हैं बहराइच की, इसलिए पूछा जाता है। तो यार गया मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल, देख लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है। यह पुरस्कार समारोह में इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस में आयोजित किया गया था। क्लियर? आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक हैं। बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू की गई। पिंक ई रिक्शा पहल क्वेश्चन आ जाए, किस जयंती पर शुरू की? गांधी जयंती पर। कब शुरू की गई? 2023 में। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अमल क्लूनी महिला शक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी, कोई मतलब नहीं है इतना। ठीक है। बस आपसे पूछ सकता है अमल क्लूनी अवार्ड से सम्मानित होने वाली लड़की कौन है? तो कौन है? आरती है। 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक है। और पिंक ई रिक्शा चालक आरती जो है, ये पिंक ई रिक्शा शुरू हुई है योजना, कब शुरू हुई थी? 2023। क्लियर? फिर आ जाइए अगला, यह पुरस्कार जो हो चुका है। अब आइए अगला,
आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। याद रख सकते हो, क्वेश्चन आ जाए हाल ही में कौन सहकारी बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और स्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण लिया गया है। इस वित्तीय अपर्याप्तता के कारण आरबीआई ने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए विनियामक कार्रवाई की है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि यह बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता जिसमें जमा स्वीकार करना, मौजूदा राशि का भुगतान करना शामिल है। हालांकि जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा प्रदान ने कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। आपके लिए कौन है? पूर्वांचल सहकारी बैंक। कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर। क्लियर? फिर आ जाइए, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर। ठीक है, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर। तो इको फ्रेंडली कौन है? रोमा क्लस्टर। पहले यूपी का पहला इको फ्रेंडली कौन है? रोमा क्लस्टर। देखिए क्या, मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने, ये जान गए होंगे ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स या एरोमेटिक्स इंस्टीट्यूट कहाँ था? लखनऊ। देखिए ने बाराबंकी के भौगोलिक गांव में किया है। वैसे बताइए, आपका मैंने कल पढ़ाया था जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है मेडिसिन एंड जो है एरोमेटिक्स कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, फिर आइए सीमैप कराया था। सीमैप ने बाराबंकी के भौगोलिक गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। क्वेश्चन आ सकता है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो टिक मारोगे, कौन सा जिला है? बाराबंकी। और पूछना है बाराबंकी के किस गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है? भगोली। किसने लॉन्च किया है? सीमैप ने। सीमैप कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। याद रखिएगा। अगला ये, फिर CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया। एरोमा का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, तो जो एरोमा सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया सीमैप द्वारा, कहाँ पर? बाराबंकी के भगोली गांव में। बस इतना इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, इधर देखते हैं फिर से। नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड इधर छूट गया है, इसको भी देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, ये क्लस्टर वाला एक्चुअली हो गया है। अब आइए इसमें, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं क्लस्टर में भी क्या कुछ बढ़। यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक नया उदाहरण स्थापित करेगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। सीमैप ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म CIM उन्नति लगाई है। पुदीना की किस्म को लगाई? CIM उन्नति लगाई। यह पौधे के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। क्लस्टर संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा संचालन वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। कोई मतलब नहीं, बस आपको वही याद रखना है, रोमा क्लस्टर या सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर। फिर आइए उत्तर प्रदेश की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखना कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन। यहाँ GI टैग से अभी तक आप पढ़े थे, कौन पढ़ा था हम लोगों ने वहाँ पे? सितारा और तानपुरा। और फिर और पढ़े थे महाराष्ट्र कौन से थे? ये तो हो गए थे। और असम के हम लोगों ने कौन देखे थे? पांडुलिपि वाला था। और क्या था? नहीं, असम के बताइए। एक तो नाम से था, असम के कोई नाम से ही था। एक तो आपका पांडुलिपि वाला दिया गया था, माजुली, और एक और नाम से जो आपका माजुली, और दूसरा था पांडुलिपि। उसको GI टैग कहाँ का मिला है? वो जो GI टैग मिला है कहाँ से संबंधित है? असम से। ठीक है, फिर अब उत्तर प्रदेश से कितने GI टैग मिले? 6। ये प्रोडक्ट देखोगे कायदे से। अप्रैल 2024 में राज्य के नए 6 उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। क्लियर?
इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितने जीआई टैग मिल चुका है? 75 उत्पादों को। फिर आइए, वहीं 58 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इन नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी भी शामिल है। वाराणसी कौन शामिल है? तिरंगी बर्फी, दिमाग में रखिएगा। वाराणसी की तिरंगी बर्फी भी शामिल है किसमें? जीआई टैग में, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग मिला है और किस जिले से संबंधित है? कौन? वाराणसी। ठीक है। फिर आइए, उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा चलने पर रोक लगा दी थी, तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगाई थी, तो उस समय तिरंगी बर्फी मिठाई हलवाई द्वारा बनाई जा रही थी। ठीक है। जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है। इसकी अवधि कितने वर्षों की होती है? 10 वर्षों की। ये भी देखिएगा, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई के पंजीकरण संरक्षण को नियंत्रित करता है। जीआई टैग किसके तहत दिया जाता है? वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में जीआई टैग किस अधिनियम द्वारा दिया जाता है? तो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम, ये जरूर रखिएगा। कौन सा है? 19। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक आता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग है कौन? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग प्रदान करता है। क्वेश्चन आ जाए, जीआई टैग किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। डायरेक्ट पूछे कौन सा प्रभाग देता है, तो ये कौन सा है? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। क्लियर। फिर आ जाइए, उत्तर प्रदेश को प्राप्त 6 जीआई टैग देख लीजिए, कहाँ किसको मिला है दिमाग में रखिएगा, कौन सा जिला कौन जीआई टैग मिल रहा है। तिरंगी बर्फी दिमाग में आ ही गया होगा, वाराणसी से। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, ये भी कहाँ से है? वाराणसी से। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी से। बेंत और बांस, बरेली, बेंत और बांस के लिए फेमस भी है बरेली। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बेंत और बांस रहता है, फेमस है बरेली। और अभी जो कल ही हम पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल में, बेंत और बांस कहाँ से आया था? बरेली। फिर जरदोजी सिल्क कहाँ से? बरेली। ठीक है। अब आइए, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये कहाँ से है? पिलखुआ हापुड़। याद रहेंगे आपका, 2 चीजें तो वहीं से निकल रही हैं आपकी, तिरंगी बर्फी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। तिरंगी बर्फी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, दोनों वाराणसी से। बरेली से 2 चीजें आ रही हैं आपकी, एक कौन सा? बेंत और बांस, और दूसरा कौन है? जरदोजी सिल्क, दोनों कहाँ से? बरेली से। तो 4 हो गए। फिर आपके थारू कढ़ाई, तो याद ही रखो थारू कहाँ है? लखीमपुर खीरी। और जो हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये कहाँ से? पिलखुआ हापुड़। बस हो गया। आपके कौन है? वाराणसी से 2 हैं, मेटल क्राफ्टिंग कास्ट वाला जो है, कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, और तिरंगी बर्फी। और आपके 2 कहाँ से फेमस है? बरेली से, एक जरदोजी और दूसरा बांस और बेंत। और पिलखुआ से कौन है? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल, वो वाला हापुड़ से है। और आपका कौन बचा है? थारू कढ़ाई, कहाँ से? लखीमपुर खीरी से। क्लियर है। ये पूछा जाएगा, देखना कोई ना कोई एग्जाम में दिखेगा कि जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल हाल ही में जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वहाँ तुरंत हापुड़ मार देना हुआ, फिर स्थान दिखेगा, कौन लगाओगे? पिलखुआ। फिर आइए, क्लियर। अब आइए, अगला पॉइंट है नईमा खातून। अभी टॉपिक देखिए, नईमा खातून KMU की पहली महिला कुलपति। देखो सिंपल है, जीआई टैग का बता रहा हूँ। 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर। सेकंड पर 58 जीआई टैग के साथ कौन है? जीआई टैग का मतलब है वो ऐसी चीज जो वहीं पर केवल पर्टिकुलरली मिलती है, वो भौगोलिक स्थान या मूल स्थान वही प्रोडक्ट को बनता है। जीआई टैग उसी को दिया जाता है, किस अधिनियम के थ्रू दिया जाता है? वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत। फिर कितने वर्ष तक ये मान रहता है? 10 वर्षों तक। क्लियर। किस विभाग के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके भी अंदर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उसका भी एक प्रभाग होता है, कौन सा? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, उसके थ्रू क्या दिया जाता है? जीआई टैग बन गया। उत्तर प्रदेश के 6 मिले, वो हमने बता ही दिए। ठीक है। आइएगा,
नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आ जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति निम्नलिखित में से कौन चुनी गई है, कौन बनी है? जो रहेगा नईमा खातून। विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए सूचना जारी की है। प्रोफेसर खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, AMU को 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, मुस्लिम स्कूल की स्थापना हुई थी, मोहम्मडन स्कूल की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। फिर उसी का नाम कर दिया गया था आगे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1870 में। फिर आगे चलकर उसी का नाम क्या कर देगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्लियर? भारत की आज़ादी से पहले के बाद पहले ही, ठीक है। फिर आइए, याद रखें, AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसकी स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से 1870 में किसने की थी? सर सैयद। बस ये याद रखेगा। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? केंद्र की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी, ठीक है। बैठक में भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए हैं। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। IIR के अंतरिम महानिदेशक कौन है? अजय कोहली। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित खाद्य प्रणाली बदलने में संबंधित कोई मतलब नहीं, अनुसंधान वगैरह की बात है, कोई मतलब नहीं इतना है। कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान, मतलब पौष्टिक गुणवत्ता वाले चावल और कम क्या कर रहे हो? मेथेन उत्सर्जन कर रहे हो, ऐसी चावल किस्मों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC सीधी बुआई वाले चावल DSR और वैकल्पिक गीले का सुखाने वाले AWS सर्वोत्तम कृषि विज्ञान प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है। सीधा मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय बैठक हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में की गई है, वाराणसी। बस डायरेक्ट कुछ नहीं बनेगा। और क्षेत्रीय जो मुख्यालय भी है, केंद्र भी है, वो कहाँ पे है? वाराणसी में ही है। क्लियर? आइए अगला पॉइंट, DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से फिर से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, देख लीजिए, DRDO के कानपुर स्थित कौन है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रखिएगा। DRDO का कौन है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलता विकसित किया है। यह जैकेट BIS 17051 के स्तर पर 6 लेवल के गोला बारूद सुरक्षा प्रदान में सक्षम है। जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित, जहां पर प्रक्रियाओं साथ ही सब लिखा है। इस जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ पर परीक्षण किया गया जैकेट का? चंडीगढ़ की बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में। रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित DRDO की प्रयोगशाला है, जो कार्यात्मक गैर धातु सामग्री के क्षेत्र में काम करती है। ये सब लिखा हुआ है, बस आपके दिमाग में क्या रखना चाहिए। इंग्लिश में देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, DMSRDE, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, सबसे हल्का जो है बुलेट प्रूफ जैकेट हाल ही में बनाया गया है, वहाँ पे आएगा तो कौन सा है? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन आएगा जो है रक्षा
सामग्री भंडार एवं अनुसंधान विकास संगठन इसकी एक शाखा है जिसने हाल ही में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है DRDO। या एक इसकी शाखा का प्रयोगशाला है। क्या इसकी प्रयोगशाला। फिर आ जाए हाल ही में कानपुर में स्थित किसने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, तो क्या नाम रखोगे? DMSRDE, यही जो लिखा है वही। क्लियर, DMSRDE। क्लियर। आइए अगला कार्यात्मक योजना। IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। देखो जिसको पता ही नहीं हुआ हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट हाल ही में किस संस्था ने बनाया, वो क्या लगाएगा। और पूछ लिया गया DMSRDE का लोकेशन कहाँ है, तुमको पता है कहाँ स्थित है? कानपुर में। IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संस्थान IIIT, कल मैंने बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ स्थित है? प्रयागराज। ये भी याद रखेगा कि वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु एक आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। इस आधुनिक चिप को IIIT के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी ने तैयार किया। चिप का सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह चिप सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। चिप का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में किया जा सकता है। चिप मेटा स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। विशेष तरह का रैंडम कोड जनरेट करेगा, इससे हैक करना आसान नहीं होगा। छोटी आकार में होने के कारण चिप कम पावर का उपयोग करती है। क्वेश्चन आ सकता है डेटा को सुरक्षित करने के लिए हाल ही में एक चिप उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा बनाई गई है, तो सीधे मार दोगे IIIT। क्वेश्चन है IIIT संस्थान कहाँ पर स्थित है, सीधे मार दोगे प्रयागराज। IIIT का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय जो क्या है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। क्लियर। आइएगा पहला स्वदेशी क्रैश, और किसने बनाया है इसे डेटा को सुरक्षित में? चिप, मनीष गोस्वामी, ये भी नाम याद रखेगा। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, तो ध्यान देगा पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण का विकास भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। ठीक है, पूछा है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कौन है? नोएडा द्वारा। ये कौन सी भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। इसे निर्मित करने के बाद भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी की गई है। इसके निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना ने नोएडा की MSME फर्म को 291 करोड़ रुपए टेंडर दिया था। भारतीय वायुसेना स्वदेशी गण को बढ़ावा दे रही है और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेश निर्मित वस्तुओं का क्रय कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है। क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर मिला है किसको? MSME फर्म जो कि नोएडा की है उसको मिला है। क्रैश फायर टेंडर किसने दिया है? वायुसेना ने दिया है। पूछा सकता है आपका प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। इसका प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौन सा कौशल प्रशिक्षण? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। क्वेश्चन आ जाए राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है किस प्रोजेक्ट के तहत? वहां पर प्रोजेक्ट प्रवीण लगाओ। क्लियर। फिर आइए इस योजना के अंदर युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण व आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन कहाँ तक याद रखेगा? माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन का IT क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, परिधान, लेखांकन जैसे निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता है। किसके बीच समझौता है? माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। परियोजना का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम सुधार करना है। परियोजना 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट प्रवीण कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए 2023। वर्ष 2024 में योजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कितने 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सब लिखा हुआ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी आपसे इतना रखेगा। हाल ही में 61,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट प्रवीण। कब ये प्रोजेक्ट प्रवीण आया था? 2023। याद रखेगा।
अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन, ये सब चीजें आ सकती है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में क्या है? साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना। क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस स्टेशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की बात की जा रही है? याद रखिएगा, साइबर पुलिस स्टेशन, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। कितने पद होंगे? 25 पद होंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही शुरू हैं। शेष 57 जिलों में अभी स्टेशन स्थापित होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है? 57। और पूरे कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 75। तो जो मंडल थे, मंडल के जिले नहीं, मंडल में तो जिला कौन सा था? लखनऊ जिला भी है, लखनऊ क्या है? मंडल भी है। तो जो मंडल में थे वो तो ऑलरेडी 18 थे ही थे, लेकिन जो बच्चे कितने जिलों में, उनमें भी क्या हो जाएंगे? साइबर पुलिस स्टेशन। प्लस कहा जाए कितने कर्मचारी अधिकारी इसमें रखे आएंगे प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में? 25। ये भी ध्यान रखिएगा। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। डिफेंस कॉरिडोर हाल ही में कहाँ बनने जा रहा है? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है? वहाँ लिखा हुआ चित्रकूट है, झांसी है, जालौन लिख दे, आपका उरई लिख दे, कहीं कुछ ऑप्शन लिख दे, तो कौन लगाओगे? चित्रकूट। इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। यार खुटरिया गांव लगेगा, खुटरिया गांव एक भगोली गांव याद रखे थे। वहाँ क्या हुआ था? पहला सस्टेनेबल एरोमा सेंटर लगाया, जो है सस्टेनेबिलिटी एरोमा केंद्र स्थापित किया जा रहा था। और यहाँ पर क्या है? खुटरिया गांव में डिफेंस कॉरिडोर, जिसका कुल क्षेत्रफल 102 हेक्टेयर होगा। इस डिफेंस कॉरिडोर में सभी तरह के हथियार, ट्रैक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स, मिसाइल, अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। अब बस इतना ही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाने की योजना है? फिर यहाँ चित्रकूट ऑप्शन ना दे तो कौन? गांव के नाम से तो खुटरिया गांव। तो लगभग कितने हेक्टेयर में? 102 हेक्टेयर में। क्लियर? यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर क्या बनेगा? वेस्ट टू वंडर पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में इस पार्क के लिए संगम क्षेत्र के नजदीकी स्थान का चुनाव किया गया है। वेस्ट टू वंडर पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाने की योजना चल रही है? एक मार दोगे प्रयागराज। फिर है यूपी दर्शन पार्क किस जिले में है? लखनऊ। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इस पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दी गई है। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले का, याद रखिएगा महाकुंभ का आयोजन होना है वहाँ लेकर 2024, 25, 26, 27 में इतना भी कंफ्यूज हो गया वहाँ कब हो? 25। फिर जो अगला, वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कलाकृति बनाई जाती है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। वेस्ट टू वंडर पार्क उत्तर प्रदेश किस जनपद में बनाया जाएगा? प्रयागराज। महाकुंभ मेला कब लगेगा? 2025। और यूपी दर्शन पार्क कहाँ बनाया गया है? लखनऊ। क्लियर? क्या कहते हैं? यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज में किस पार्क की स्थापना किए जाने की योजना है? तो वेस्ट टू वंडर पार्क। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश से कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है। इसकी मदद से IIT कानपुर की मदद से कौन? भारतीय रेलवे क्या बनाने का प्लान कर रहा है? हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन। फिर आइए, यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कहाँ होना है? कानपुर में होना। कहाँ होना है? कानपुर। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस इंजन के निर्माण और विकास के लिए IIT कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब
सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तैयार की जा रही है? सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च, ठीक है, कानपुर। ठीक है, आईआईटी की लैब में इंजन की तकनीक विकसित की जाएगी और इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा, इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज। अब क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के साथ भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन बनाने की योजना बनाई है? कौन है? आईआईटी कानपुर, ये याद रखिएगा। गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कछुआ संरक्षण रिजर्व आपका ये कहाँ था? वाराणसी में। अब कहाँ है? गोंडा। ठीक है, गोंडा में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से इस प्रयास का सहयोग से संरक्षण प्रयास शुरू कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। ठीक है, घाघरा की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे क्या सहायक बनाना है? कछुआ संरक्षण रिजर्व। ठीक है, फिर आइए, गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है। इस तरह से संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इस परियोजना के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। 6 साल तक विभिन्न कछुओं की प्रजातियों की निगरानी, आसपास की वनस्पतियों जीवों का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित रिजर्व में सरजू नदी का 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा, जिससे विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां, पक्षी, मछलियां और पानी के सांप पाले जाएंगे। प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। अनुमोदन पर 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। ये सब लिखा है। यह योजना कछुओं के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें 30 से अधिक मछली प्रजातियों, 50 पक्षी प्रजातियों, विभिन्न पौधों, पानी के सांपों की 2 प्रजातियों का संरक्षण। कितनी है मछली प्रजातियाँ? 30। 50 किसकी प्रजातियाँ? पक्षियों की, पौधों और पानी के सांपों की 2 प्रजातियों का शामिल किया रहा है। प्रदूषण रोकने पानी का कोई मतलब नहीं इतना। अब देखिए, मेन है जो आपका क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाए जाने की बात चल रही है, या बनाए जाने की योजना है। क्लियर? किस नदी पर बनेगा? घाघरा की सहायक नदी सरजू नदी पर। क्लियर? अब कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का उद्घाटन हुआ है? कहाँ पे हुआ है? आपको गोला बारूद इनसे संबंध भी रहेगा, पुलिस में भी ट्रेनिंग वगैरह में सब सिखाया जाएगा, फायरिंग वगैरह। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2024 को कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है। गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कानपुर में। किसने किया है? ये भी पूछा लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। इसका क्या है? अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। 4,000 नौकरियां और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला यह विनिर्माण परिसर अपने आप में क्या है? आत्मनिर्भर है। 4,000 नौकरियां, 3,000 करोड़ रुपए। अडानी डिफेंस के स्वामित्व वाला परिसर राज्य के रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक है। अडानी द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिसर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर, सोचिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर है। यहाँ सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और जो है बड़े कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो चुका है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कानपुर। यह कहा जाए गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इस तरीके का परिसर है, जो कि कानपुर में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिर कहा जाए गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर को किसके सहयोग से कानपुर में बनाया जा रहा है? तो कौन है? अडानी ग्रुप और कौन है दूसरा? एरोस्पेस। क्लियर? आइए, उत्तर प्रदेश देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में
देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरों, फोन और अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। इस लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों, ड्रोन से भी डेटा रिकवर किया जा सकेगा। ड्रोन के कमांड सेंटर का पता भी लगाया जाएगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल का उपयोग किया। किसके टूल का उपयोग किया जाएगा? इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन टूल लगाए जाएंगे। इससे नष्ट हो चुके ड्रोन की चिप से डेटा पुनः प्राप्त किया सके। इससे नष्ट हुए उपकरणों के ईमेल, फोटो और संदेश आदि को प्राप्त किया सकता है। इस फॉरेंसिक लैब से देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एनआईए, रॉ, सीबीआई, आईबी, ईडी या सुरक्षा एजेंसियों को लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन आ जाए कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, कहाँ? ग्रेटर नोएडा। क्लियर है? नोएडा। फिर आ जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। शुभारंभ 2024 में किया गया। प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी और झांसी और आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से किया है। रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन कहाँ? लखनऊ में हो रहा है, बरेली में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है ऑलरेडी, और झांसी में हो रहा है और आगरा में हो रहा है। क्लियर? और ये कहाँ शुभारंभ कर दिया गया है? प्रयागराज। क्लियर? तो प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ और कौन हो गया? बरेली। रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में AC2 कोच को एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया। इसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 56 लोगों को बैठने की सुविधा होगी। यह रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा। आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी ऐसे ही रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ भी शुभारंभ हुआ है? प्रयागराज में छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बना है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 फटाफट देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन कहीं बजट से आगे उत्तर प्रदेश के, कभी कोई डायरेक्ट डाटा पूछ लेता है, एक बार बस निगाह पड़ी हो तुम्हारी बजट में। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, 24-25 का बजट के मुख्य बिंदु क्या है? प्रस्तुत बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। ध्यान रखिएगा कितना है? 7,76,000 जो है 7,36,000 सॉरी 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा 7,36,000, इतना दिमाग में रखो तो रखो। ठीक, और 437 करोड़, ठीक इतना है। 0.71 लाख अलग है। देखिए इतना 7,36,437 करोड़। ठीक है, और 0.71 लाख को अलग रखिए दिमाग में। 71 को मैं जुड़ी इसमें इतना रखिए दिमाग में, 7,36,437 करोड़। ठीक है, फिर आइए 7,36,000 तो भूल नहीं सकते हो, 7,36,000। फिर बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। 24,836 करोड़, कितने की? 24,836 करोड़ 863 करोड़ 57 लाख रुपए की नहीं। देखो इतना डाटा पे हम फोकस इसलिए करें, इतना याद नहीं लास्ट एग्जाम याद रखें। आप एक डाटा याद कर पाओ इतना ही बहुत है। 7,36,000 अभी नहीं, आपको एग्जाम तक डाटा याद रखना है। ठीक है, 7,36,000 और 437 करोड़, इतना बहुत है। 0.71 है तो 71 लाख हो जाएगा। क्लियर? फिर आइए प्रदेश, ये बस मोटा मोटा देख सकते हो 24,000 करोड़ बस। प्रदेश सरकार की नई नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान, गरीबों के उत्थान को समर्पित है। प्राप्तियां, बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में ये सब लिखा है। राजस्व प्राप्तियां इतनी है, देख लेगा। पूंजीगत राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश कितना है? इतना लिखा है। इनमें से राज्य कर राजस्व इतना लिखा है। ठीक है, करोड़ रुपए। केंद्रीय राजस्व, इसमें परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा देख लो, परसेंटेज हमारा इसमें लिखा नहीं है। कुल व्यय कितना है? बजट में कुल व्यय कितना है? वही जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, कोई योजना वगैरह होती है बजट से, उनको देखना। ये चीजें जो क्या होती है योजनाएं, उनसे क्वेश्चन बनते। डाटा वो इतना याद करने का मतलब नहीं है। समेकित निधि की प्राप्तियों के कुल व्यय घटाने हैं तो ये सब लिखा हुआ है करोड़ रुपए। अब आइए मेन जो है योजना देखते हैं विभिन्न। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। 2024-25 राजकोषीय घाटा 86,530 करोड़ रुपए अनुमानित, जो वर्ष के लिए अनुमानित जो सकल राज्य GDP का 3.46%। ये याद रखिएगा, ये याद रखो जाते हो।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, परसेंट वाली वैल्यू रखें 3.46%। ठीक है, फिर आइए अब देखिए कितना क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में बजट में धन आवंटन हुआ है। ठीक, सबसे ज्यादा धन आवंटन किसके लिए हुआ है, 76,035 करोड़ रुपए किसके लिए हुआ है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षा ज्यादा बड़ा होगा। सबसे बजट किसका होगा इसमें, पूरी शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट जो किसका हिस्सा होगा, प्राथमिक शिक्षा का, प्राइमरी। ठीक, ऊर्जा 57,000 करोड़ रुपए। पुलिस के लिए कितना है, 40,516 करोड़ रुपए। क्लियर। लोक निर्माण के लिए 34,000 करोड़। ठीक है, आप देख रहे हैं सीक्वेंस देखिए, शिक्षा सबसे ज्यादा खर्च है, फिर कौन है, ऊर्जा, फिर कौन है, पुलिस है, फिर कौन, लोक निर्माण, फिर परिवार। ठीक, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अब इतना याद नहीं कर पाओगे तो देख लीजिए इसको। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति और ये देख लेगा। क्लियर। कल्याणकारी योजना में सब शिक्षा अभियान पे कितना खर्च किया जा रहा है, 21,310। और एक मनरेगा देख लिया, मनरेगा अक्सर पूछ लेता है 5,060। विधवा पेंशन 12,000। जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपए। मनरेगा 5,000। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 36,000 करोड़। और आपका पीएम ग्राम सड़क योजना 3668 करोड़। पीएम आवास योजना 6389 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 7575। एक बार देखिए सबसे ज्यादा किस पे खर्च हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान 21,000 करोड़। ठीक है, और फिर दूसरा जल जीवन मिशन पर कितना है, 22,000 करोड़। फिर मनरेगा कितना है, 5। 3 तैयार रखेगा, जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और कौन है, मनरेगा। देख लीजिएगा पूछ लेता कभी कभी। शिक्षा में सबसे ज्यादा कितना हो रहा है, 76। ऊर्जा पे 57। पुलिस पे 39। लोक निर्माण 34 और ये 27। नगर विकास इतना पूछा नहीं जाएगा। ये नमामि गंगे 25। पंचायती राज 21,000। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी के 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान याद रखेगा। उत्तर की जीडीपी कितना पहुंचने का अनुमान है, 25 लाख करोड़। किसान डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। अब देखो क्या ये याद रखेगा, कौन सी डाटा कितना है, कभी डाटा भूल लेना है। 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 22 देश के लगभग 10 लाख बीमित माह का अक्टूबर से कोई मतलब इतना नहीं याद नहीं रख पाओगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग कितना भुगतान किया गया, 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2.62 लाख किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। लगभग ये डाटा थोड़ा बहुत देखिए कितना किसान है, 2.62। कौन सी निधि है, किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आई थी, क्वेश्चन आया है, आईएएस में आया है, बहुत बार आया है। किसान मानधन योजना यही सब होगा एग्जाम हाल में 2019 में। कब आई थी बच्चों, 2019। याद रखिएगा, पूछी जा चुकी है कई बार एग्जाम में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धारित 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी की गई है, एक फैसला दिमाग में रखिएगा। 23-24 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख कोई मतलब डाटा का। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत जान लीजिए क्या क्या है। पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कितना रोजगार रुपए दिया जाता है, रुपए की सहायता बन गया। वित्तीय 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इतना नहीं दिमाग में रखेगा बस। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंदर कितना रुपया मिलता है, 15। कितनी श्रेणियों में, विभिन्न 6 श्रेणियों। आइए, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत ये सब लिखा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत कितना 4 लाख रोजगार दिए गए हैं, ये सब लिखा हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव। ये सब इतना डाटा याद आप नहीं रख पाओगे, देख लीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा देखिए बजट थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है क्योंकि डाटा 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 ही भरा होता है, लेकिन आप इतना याद रखिए डाटा कितना आपका बजट आया 7,36,437 करोड़ 71 लाख याद हो पाए तो बस इतना मेन तो डाटा याद रखिए। फिर आइए
श्रमिक कल्याण पे। अच्छा देखिए 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। ये भी आप पूछ सकता है 2024-25 में जो है कितना जो है मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है। 37 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया। 33 करोड़ मानव दिवस सृजन। कितने लाख तक जीडीपी रखने का लक्ष्य है? 25 लाख। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना पड़े थे? 3.46%। क्लियर? सबसे ज्यादा किसमें रुपया बजट में किस स्कीम में खर्च किया गया है? जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़ रुपए। योजना सरकारी कल्याण की योजना की बात करो, सरकार की कल्याण का योजना में सबसे किस पे पैसा खर्च किया गया है? जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़ रुपए और सर्व शिक्षा अभियान पर 21,000 कुछ करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर? और मनरेगा पर कितना है? 5,000। और वैसे देखा जाए बजट में सबसे खर्च किसमें हुआ है? शिक्षा पर 76,000 करोड़ रुपए। उसके बाद कौन है? ऊर्जा 57,000 करोड़। फिर उसके बाद कौन है? पुलिस कितना? 39,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद कौन है? लोक निर्माण विभाग 34,000 करोड़ रुपए। पंचायती राज कितना? 21 है। एक ग्रामीण वाला जुड़ा है। आइए श्रमिक कल्याण, भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल। अब मुझे बताओगे ई श्रम पोर्टल कब शुभारंभ हुआ था? ई श्रम पोर्टल ये बताइए, पूछा जाता है कब, कौन से स्टार्ट, कब हुआ ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 832 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन आ जाए, ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण, सर्वाधिक कामगारों का पंजीकरण करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। फिर निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता क्षमता पेंशन योजना, ये सब बात की जा रही है। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। अब देखो क्या रखा है? निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता और क्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करके नई योजना क्या बनाया गया है? निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। वित्तीय समावेश में क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में क्या है? ये भी याद रखेगा। ई श्रम पोर्टल में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है और प्रधानमंत्री जन धन योजना के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम पर है। याद रखेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1.90 करोड़ के नामांकन उत्तर प्रदेश क्या है? 30 स्थान पर, इसमें द्वितीय पे है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 68 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कोई मतलब नहीं था। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी, याद रखेगा। क्वेश्चन आ सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में और लॉजिस्टिक की सुलभता में उत्तर प्रदेश ने कौन से उसमें है? अचीवर्स की श्रेणी। किसने इसको स्थान लाया? बहुत सारी श्रेणियां दी होंगी, तो उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? ईज ऑफ डूइंग अचीवर्स। चिकित्सा क्षेत्र में देखिए, राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में कितनी है? 167 प्रति लाख का शिशु मृत्यु दर कितनी है? 48 प्रति हजार से कम होकर, अच्छा वो यहाँ पर 2000 कितनी होगी? अब देखो याद रखिएगा, एक बात दिमाग में रखिएगा, मातृ मृत्यु दर किस पे देखी जाती है? प्रति लाख। मातृ मृत्यु दर किस में देखी जाती है? अब कितने में है? प्रति लाख में कितनी है मातृ मृत्यु दर? 167, याद रखिएगा। 2022 के डाटा अकॉर्डिंग 167 है मातृ मृत्यु दर प्रति लाख के हिसाब से। कितनी है? 167। और जो है अब लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये कितनी है? शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पे चलती है, कितना है? 38। देखिए मातृ मृत्यु दर लाख पे है और शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पे। फिर आइए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 8 से 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3828। यार ऐसे डाटा कभी कभी पूछ लेता है कितनी एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी गई हैं? कितनी कर दी गई? 3828। फिर जो है निजी संस्थानों की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? डबल जस्ट कर दी गई, लगभग 5250। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, पीजीए में कुल इतनी है। अब प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं कैसे हैं? जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, तो वित्तीय बजट में कितना रुपया किया गया है? 322 करोड़। 65 मेडिकल कॉलेज, इसमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र संचालित है, ये सब लिखा हुआ है। राजकीय क्षेत्र में बीएसएमई नर्सिंग कॉलेज को बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी गई? 23 है।
जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में जो है कहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है? वाराणसी। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। तो याद रखिए कितना लक्ष्य है? 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। आयुष कहते हैं, आयुष में आयुर्वेदिक भी आ गया, होम्योपैथिक भी आ गया, क्या गया? यूनानी। फिर वित्तीय वर्ष 24-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने। आप देखो इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। पहली बार 24-25 में क्या होना है? आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने। जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ठीक है, और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य। याद रखिएगा, यहाँ से फंस सकता है प्रश्न है। पता क्या क्वेश्चन आएगा? राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? वाराणसी में। और गुरु गोरखनाथ वाला तो गोरखपुर में ही आयुष है। और एक जो बचा है आपका आयुर्वेदिक महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ है? अयोध्या। देखिएगा, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, और सबसे इम्पोर्टेंट राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ? वाराणसी। दिमाग में रखिएगा, वहाँ घूम जाए क्वेश्चन आ जाए, कुछ आ जाए कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की 2024-25 के बजट में योजना रखी गई है। तो कहाँ पर? वाराणसी। स्थापना और औद्योगिक, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, एक नए औद्योगिक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, उसका नाम है, तो लगा दो वहाँ बीडा। बीडा का मतलब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे गीडा था गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे क्या बन गया है? बीडा। ये नया बना है, ठीक है, ये पूछ सकता है बीडा। जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्य एवं आवासीय टाउनशिप विकसित करने के लिए सेमी कंडक्टर डाटा सेंटर, ये सब बातें हो रही हैं। ये सब कोई काम है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है 2057 करोड़ रुपए की बात है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सब बताया गया कितना करोड़ है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सब रुपए बताया गया, देख सकते हो 400 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 31,22,75,000 हेक्टेयर। नागरिक उड्डयन कोई ऐसा नहीं है। आप देखें हवाई कनेक्टिविटी के लिए ये देखिएगा, चयनित एयरपोर्ट्स यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विकसित। म्योरपुर व सरसावा के एयरपोर्ट्स का विकास कार्य गतिमान। एक चीज देख लेना, यहाँ पे पूछ सकता है, ध्यान देगा। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स कौन है? अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़ पूरा वेस्ट में जाता है, ठीक है, और आजमगढ़ ईस्ट में। फिर कौन? मुरादाबाद। देखो मुरादाबाद अलीगढ़ दूसरी साइड में वेस्ट में। फिर कौन है? आजमगढ़ है, श्रावस्ती है, चित्रकूट है। दिमाग में रखिएगा, यहाँ हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना है। और सोनभद्र है, सरसावा के एयरपोर्ट्स का विकास कार्य क्या है? गतिमान। म्योरपुर याद रखिएगा और सरसावा। म्योरपुर कहाँ है? सोनभद्र। सरसावा कहाँ है? यहाँ। ध्यान है, हवाई कनेक्टिविटी में किस पर जोर दिया रहा है? अलीगढ़ है, चित्रकूट है, आजमगढ़ है, सहारनपुर है, और कौन है आपका? सहारनपुर नहीं है, मुरादाबाद है। अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद, श्रावस्ती, और कौन है? चित्रकूट। फिर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास किया गया है। तो वहाँ पे कौन से हवाई अड्डे का विकास हुआ है? महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना विस्तार के लिए ये कितना रुपया दिया गया है? 150। हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी भी आपका ये कब बजट कितने तक चलेगा देखते हैं। बजट का ही मेन ज़्यादा इसमें दिया है। बहुत ज़्यादा बजट का दे दिया है, कोई बात नहीं। आइए बहुत फटाफट कुछ चीज़ें देखते चलेंगे, बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आइए इसमें देखो, डाटा ज़्यादा नहीं है, याद रखना कोई योजना है इसको देखना है फटाफट, ठीक है। डाटा आप बाद में देख लीजिएगा। ऊर्जा में ये देख लीजिएगा, तहसील मुख्यालय कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क व अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की
10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। सौभाग्यदत्त गरीब परिवारों को कितना निःशुल्क 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की योजना है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पार्क विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, कहाँ पर, बुंदेलखंड में। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, याद रखेगा क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2022, ठीक है। अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत कितना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, अगले 5 वर्षों में 22,000। प्रदेश में वर्तमान में लगभग कितना 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित, कोई मतलब नहीं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट की बात की गई। कानपुर रेलवे परियोजना देख लीजिएगा, आगरा देख लेगा, नगर विकास में 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2 पॉइंट योजना 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। देखो इतने आप लोग जो है डाटा याद नहीं कर पाओगे, तो एक बार इनको बस देख लो आपके सामने, बस मेन योजनाएं हैं। प्रदेश के शहरों की बाढ़ की समस्या में जलभराव हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ करने के लिए, देखो योजना नहीं होती उसको देख लीजिए, कौन सी योजना बनाई जा रही है इसमें, अर्बन फ्लड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए कितना करोड़ रुपए, फिर है कान्हा गौशाला जो है बतौर पशु आश्रय योजना के लिए कौन है, 400 करोड़ रुपए। ग्राम्य विकास के लिए देख ले, पंचायती राज में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना है, 4867 करोड़, 39 लाख करोड़ रुपए की, सब 39 लाख रुपए की व्यवस्था, कोई मतलब नहीं इतना, सब ज़्यादा देख लीजिए आप आराम से बाद में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ, जो ऐसे डायरेक्ट योजनाएं ध्यान रखिए क्वेश्चन आ जाए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, किस बजट से, इसके लिए कितना रुपया रखा गया है, क्वेश्चन आया था एक बार किसी एग्जाम में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादन कितना है, 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर कितना है, 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हुआ है। याद रखिएगा 72 मीट्रिक टन से कितना हो गया है, 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। वर्तमान पेराई सत्र 29 लाख हेक्टेयर के गन्ने की खेती, चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान, कोई मतलब नहीं इतना। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना है तो 100 करोड़ रुपए। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 23 करते हुए पठन पाठन कार्य शुरू। देखिए यानी नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक हो गया, फिर अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का, ठीक है, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र तैयार कर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, ठीक है। ये जो है आपका नरेंद्र किससे संबद्ध है, अयोध्या से। और ये महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कुशीनगर, इतना ध्यान रखिएगा। ये पता पूछा लगता है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की योजना बनाई जा रही है स्थापित करने की, कहाँ पर, कुशीनगर में। कितना रुपया इसके लिए पास हुआ है, 100 करोड़। दुग्ध संघ विकास के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, कितना रुपया रखा गया है, 74 करोड़ 21 लाख। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति कौन सी चली थी, 2022। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण है 23 करोड़। जो कहाँ पर जो है दुग्ध उत्पादन क्षमता की इकाई लगाई जाएंगी, आपका कहाँ पर है, मथुरा। पशुपालन में इतना सब दिया है, गोवंशी मत्स्य के बारे में सब दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से 2025 तक क्या है, संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित है। खाद्य रसद कोई इतना मतलब नहीं है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए।
इस योजना के तहत 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। सब है योजनाएं। फिर हथकरघा एवं वस्त्र, अच्छा एक और, निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हैं। कितने? 10 विलेज पार्क में 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है बजट, फिर आपके टॉपिक ही बचेंगे। हम बिल्कुल छोटे से ले रहे हैं। मान लीजिए कहा जाए कितने जो है निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कितने विलेज पार्क की बात की जा रही है? 10। बस ये खत्म होने वाला है। ये हथकरघा वस्त्रोद्योग, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना कहाँ बनाई जाएगी? लखनऊ और हरदोई। क्लियर? फिर एक जनपद वाराणसी में देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, अभी कराया था, निफ्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? वाराणसी। आईआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति कब आई? ऐसे पूछना है था कि हमको उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति कब आई? 2021, 22, 23, 24। तो ऑप्शन कितना टिक मारोगे? 21। 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब लिखा है। फिर शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ये सब कितना करोड़ रुपया रखा गया? 1000 करोड़। फिर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जाएगी, लिखा है 23-24 के 300 करोड़ रुपए के ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जाएगी। मतलब ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर क्या बनाया जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी। इसके लिए उच्च शिक्षा में क्या, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ? विंध्याचल में। मुरादाबाद मंडल में कौन में एक राज्य विश्वविद्यालय था। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना है। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय के ना 51 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो 3 बताओ, एक राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर? मुरादाबाद मंडल में, एक विंध्याचल क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी, एक पाटेश्वरी देवी कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में बनेगा, मुरादाबाद मंडल बनेगा, एक विंध्याचल वाले धाम मंडल में बनेगा। क्लियर? फिर आइए खेल में, देख खेल में क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सभी खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि? 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर कहाँ बनेगा? जब चीजें पूछी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर, ठीक, लखनऊ व्यवस्था की जा रही। संस्कृत के मामले में देख लें, कुंभ के लिए कितना करोड़ रुपए पास किया गया है? 100 करोड़ रुपए पास किया गया। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र, याद रखिए कहाँ पर बन रहा है? निषाद राजगुहा। ये जो केंद्र आ रहे हैं ना, ये सब पाटेश्वरी में, कौन सा? देवी पाटन मंडल में, माँ विंध्यवासिनी विंध्य धाम मंडल में, एक राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? मुरादाबाद मंडल में। और साइंस एंड जो है इंजरी सेंटर कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। ये स्थान है, ये वो पूछा सकता है। अभी एक पढ़ते हैं, अप्रैल वाला कहाँ बन रहा था? हरदोई और लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पे कौन है आपका? ये निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ बनेगा? संगेरपुर। ठीक, स्थापना जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की योजना, याद रखेगा, पूछना जाएगा। बजट 24-25 के तहत आजमगढ़ के संगीत महाविद्यालय स्थापित करने की योजना कहाँ है? तो वहाँ आजमगढ़ के हरिहरपुर। फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृति केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट। संगीत महाविद्यालय आजमगढ़, और निषाद राजगुहा कहाँ है? संगेरपुर। फिर आइए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ बनेगा? अयोध्या, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ है? अयोध्या। पर्यटन में देखिए, वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख, विदेशी पर्यटकों की संख्या 13,43,000 है। फिर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली को नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन, नाथ कॉरिडोर में इनमें शामिल कौन नहीं है? तो नाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, कौन कौन नाथ कॉरिडोर के हैं। अयोध्या है इसमें, अयोध्या हो गया, काशी, मथुरा। ठीक है, अयोध्या, मथुरा, काशी बोलते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। फिर नैमिषारण्य, ठीक है। फिर कौन है? विंध्याचल, देवीपाटन, ठीक है। और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना किसको है? अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बस बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। वन एवं पर्यावरण, राज्य सरकार है
हरितिमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत, ये याद कर लेगा कितना है उत्तर प्रदेश। ये बहुत डाटा है, याद अधिक करो कितना है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण एवं वन आवरण दोनों मिला के कितना है, मतलब वृक्षावरण एवं वनावरण, वृक्ष की मतलब वृक्ष जितने पे कवर है जितने पे वन है दोनों मिला के कितना है 9.23%। वर्ष 2030 तक वन आवरण का लक्ष्य कितना बच्चा रखा गया है, मतलब है उत्तर प्रदेश का कितना वन वृक्षावरण 9.23% और लक्ष्य रखा कितना गया 2030 तक। ये पूछ सकता है वन सरकार पर्यावरण उस पर बहुत फोकस कर रही है, वन एवं पर्यावरण पर सरकार द्वारा 15% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 लगाओ। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना है तो कितना है 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। क्वेश्चन आएगा कि एरो सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर बनाई जा रही है। तो आइए जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में, याद रखिएगा कौन क्षेत्र है कुकरैल, कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना है तो 50 करोड़ रुपए। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश की ये देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है, कुकरैल वन क्षेत्र लखनऊ। फिर आइए न्याय, जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थापित किए जाने की व्यवस्था है, टिक मारो कौन प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दिशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 5 लाख कर दिया गया है। योजना अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर अनुमन्य सहायता की राशि कितनी कर दी गई 5 लाख। क्लियर। फिर आइए श्रम, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना मेधावी छात्र योजना की एकीकृत योजना के संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। सहायता योजना में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए कौन सी योजना कर दी गई है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है, तो कौन टाइटल लगाओ उत्तर प्रदेश। फिर आइए ऐसा लिखा हुआ है इसमें इतना कोई मतलब नहीं। फिर आइए श्रमिकों के बच्चों के निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण उद्देश्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जिससे प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल इतनी क्षमता रुपया इतना लगेगा 1267। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। तो प्लान क्या है, जो श्रमिकों के बच्चों के निःशुल्क पढ़ाई के लिए प्रत्येक जनपद में क्या बनाए जाने हैं अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है। फिर राजकोषीय सेवाएं, वस्तु एवं सेवा कर का मूल्य संवर्धित से राजस्व संग्रह का 1,56,981 करोड़ रुपए जो है कितना जीएसटी से कितना कलेक्ट हुआ है 1,56,981 करोड़ 89 लाख। तो 1,56,981 याद रख सकते, ये पूछा जा चुका है इस तरीके के कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो कितना जीएसटी है 1,56,000। आबकारी शुल्क में राजस्व संग्रह का क्या है, सबसे ज्यादा मिला उत्तर प्रदेश को राजस्व कहाँ से, जीएसटी से मिला। कहाँ से मिला है, फिर उसके बाद किससे मिला, आबकारी, उनसे किससे मिला है। तो कैसे लिकर डिपार्टमेंट बंद हो सकता है, आबकारी से सेकंड नंबर पर है। देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका कौन है जीएसटी, सेकंड पर कौन है आबकारी। कितना मिला है 58,307 करोड़। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना मिला है 35,000। वाहन कर से राजस्व कितना मिला है 12,000। उत्तर प्रदेश से जुड़ी परीक्षाओं के लिए तथ्य देख लेगा। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता श्रम बाजार बना हुआ है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में बड़ा राज्य है। देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य कितना % योगदान है। भारत का पहला फ्रेट विलेज का क्वेश्चन आ सकता है, भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ पर बनाया गया रहा है वाराणसी। कहाँ है वाराणसी। और अभी वाराणसी में एक और चीज की बात हो रही है, कौन सा, कौन, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, वो कहाँ बन रहा है वाराणसी। वाराणसी है, कहाँ है जो वाराणसी पूछा जा सकता है। 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। गौतम बुद्ध नगर सहित सेफ सिटी। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला क्या है पहला राज्य। फूड बास्केट के रूप में पहचान, दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आंवला, एथनॉल उत्पादन के देश में अग्रणी है। दूध है, गन्ना है, चीनी है, आलू है, आम है, आंवला है। एवं एथनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो गन्ना उत्पादन, एथनॉल भी। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, 4 लाख किलोमीटर का क्या है सड़क नेटवर्क। एसोसिएट और राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का क्या मिला है, पदक मिला है।
ये सब बातें लिखी थी। अब आइए, आपका वो टॉपिक क्या, वो बजट संबंधित बातें खत्म हुई। अब आइए मेन देखते हैं, ठीक है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी क्या मिल गया है, जीआई टैग। अब आइए, वो सब हो गया बजट में, बहुत सारी चीजें तब भी जानकर हो गए वहाँ। एक बार योजना में रुपए वगैरह का फिर से देख लेगा डाटा, एग्जाम देने जाना उससे पहले बार डाटा देख लेना, बजट के डाटा भी पूछ लेता है। हालांकि बड़ी बड़ी योजनाओं के डाटा मैंने क्या कर दिए हैं, एक बार फोकस किया उस पर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को क्या मिल गया है, जीआई टैग। अभी तक कितने 6 पड़े थे, कौन कौन 6 हैं? तिरंगी बर्फी था, एक वाराणसी का, दूसरा कौन था, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट था, और फिर बरेली के 2 थे, बांस और जरदोजी था, और पिलखुआ का क्या था, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल था। पिलखुआ मतलब हापुड़, और कौन था, सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, जो है कौन, थारू कढ़ाई कहाँ का, लखीमपुर। जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे तब तक आप पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, भूल जाओगे कुछ देर बाद। अभी आएगा कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल, तो भूल गए, अभी रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुरंत जो पढ़ा लगा रिवीजन कर रहा है, बार बार बोल रहा है, उसको एकदम दिमाग में हापुड़ है, वाराणसी नहीं है। क्लियर। अब आइए, हनुमानगढ़ी के लड्डू, हनुमानगढ़ी फेमस है, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को 8 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत प्राप्त हो गया। 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कुछ दिन पूर्व ही मिला है। जीआई टैग मिलने से लड्डू वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकेगा। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू शुद्ध देसी घी से क्या है, तैयार किए जाते हैं। अयोध्या के लड्डू को अगर पानी से बचा लें तो ये जल्दी खराब नहीं होते। लड्डू अपनी भारत की पारंपरिक पुरातन मिठाई है, अन्न से जो मिठाई बनती है अपने देश की पुरातन मिठाई है। इससे पहले तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू को भी जीआई टैग क्या है, मिला हुआ है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 46 जीआई टैग है। तमिलनाडु भी मतलब पहले ही मिल चुका था जीआई टैग, जो है जो प्राण प्रतिष्ठा जनवरी साइड में हुई थी, तो पहले ही लड्डू, हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर। आइएगा, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, याद रखेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था पिछली बार पुलिस में, यही क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में पहले संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। गुरुकुलम भूल जाना, लेकिन पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, वृंदावन मथुरा। किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब अगर ये टॉपिक है आपके ऐसे एग्जाम में लाइनें बन जाती है, यही से आएगी एकदम कि पूर्ण बालिका सैनिक विद्यालय कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। सीधे माना था मथुरा ऑप्शन में था, क्या था ऑप्शन, मथुरा। फिर आइए, यह महत्वपूर्ण कदम रक्षा क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार की इस योजना में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान किया जाएगा, को दर्शाता है। यह विद्यालय, यह बालिका सैनिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है, ये सब लिखा हुआ है। अब सीधे बताइए, जो है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया है, वृंदावन मथुरा। किसने उद्घाटन किया है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। अब 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का क्या बना है, पहला शहर। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप, 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप। आइए, 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने देश का पहला भारतीय शहर वाराणसी, जिसमें हवाई जहाज से शहर की तस्वीर से लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। इस मैप की सहायता से भीड़ अवैध निर्माण की निगरानी, पेयजल आदि की सुविधाओं का विस्तार, वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। सीधा मतलब है 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला कौन रहा है क्षेत्र, कौन सा है, जिला वाराणसी। ठीक है। फिर आइए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कहाँ, बीएचयू में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, बीएचयू में। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान के गैनेशनल लैब में। ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्ट कोई मतलब नहीं, बस इतना देख लेगा। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, बीएचयू। ठीक है। फिर आइए, लगभग समाप्त होने वाला है। ठीक है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग और एडिनेट सोसाइटी हैदराबाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, मतलब है ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आइए, उत्तर प्रदेश से तथ्य सार कुछ इम्पोर्टेंट बातें उसको भी देख लेते हैं, वाला बचा है। ठीक है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट टाटा संस्कृत कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसे टाटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। अयोध्या
क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा सन्स के साथ मिलकर मंदिरों का संग्रहालय बनाने का लक्ष्य रखा है, बनाने की योजना बनाई है। कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा? अयोध्या में। आइए, उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्चर जानते हो गिद्ध को कहते हैं, क्या कहते हैं? गिद्ध को। यह है दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर, ये प्रजाति है एशियाई किंग वल्चर, संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र स्थापित करने की बात, ये कहाँ? महाराष्ट्र। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है? आयुष्मान कार्ड। मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम और जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा? याद रखिएगा, आप में पुलिस में क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण है, देख लीजिएगा। क्या है? अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है? त्रिनेत्र 2.0। अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा जो है लॉन्च किया जा रहा है? त्रिनेत्र 2.0। क्लियर? अगला, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? कटा तो नहीं कीजिए। कौन? बीपीएल परिवारों के लिए। इसलिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा किया रहा है? बोल रहा था कौन? एमएसएमई फर्म। कहाँ की? नोएडा। ये सब पूछा सकता है। फायर टेंडर दमकल, ठीक है। हाँ, 25-29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन। यहाँ पर रेस वगैरह होता है, वो आपके वहाँ केवल कहाँ सर्किट बना है? नोएडा में बना है रेस सर्किट। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर माँ पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया है, याद रखेगा। माँ पाटेश्वरी देवी किसका नाम बदलने का रखा गया है? श्रावस्ती बलरामपुर अभी पढ़े थे। अहमदनगर का नाम क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, याद रखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, देख लेगा, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके माँ पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया है, किसका? कौन सा एयरपोर्ट? श्रावस्ती बलरामपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले इस ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। जितनी उत्तर प्रदेश की तारीफ और योजनाएं हैं और जो उत्तर प्रदेश ने कार्य बढ़िया किए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं, योजना के थ्रू हैं, उनको जरूर पड़ेगा। टेस्ट में दिखाई पड़ेंगे, सीधे सीधे दिखाई पड़ेंगे। देख लेना, माना उस क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, ये कहाँ पर पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया? सीधे सीधे आएगा वहाँ चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। ये सब एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चित्रकूट स्थित कौन झरने पर? तुलसी झरने पर। फिर आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। लखनऊ को किसने विकसित किया था? हरकोट बटलर ने कराया था। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। देखिए फिर से बढ़ेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस यूनिवर्सिटी ने छात्रों को नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए जो है कुछ तकनीक विकसित की है, स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। यार के ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो नेत्रहीन है उनको मदद किया सके, इसलिए ट्रैवलिंग असिस्टेंट तरीके कोई तकनीक विकसित की है। ये किस कहाँ जुड़े हुए हैं? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। आइएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK 203 असॉल्ट राइफलें सौंपी हैं? करेवा के अमेठी में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK असॉल्ट राइफल सौंपी है? भारतीय सेना को असॉल्ट राइफल सौंपी गई है, कहाँ पर? अमेठी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए
वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है, किस नाम से? लिटिल फ्यूचर फाउंडर। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा। बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा कहाँ? कानपुर। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल, याद कीजिएगा, कहाँ पे? आगरा में। वही कौन था? मलपुरा ड्रॉपिंग जोन। ठीक, उत्तर प्रदेश से किस जिले में वेस्ट टू वेंडर पार्क बनाया जाएगा? प्रयागराज। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब। फिर आइए, उत्तर प्रदेश का वह जहां कछुआ संरक्षण जेल बनाने की घोषणा है, वो आगे पढ़े थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? मारुति सुजुकी इंडिया का ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट बनाया जाएगा कहाँ पर? अयोध्या में। हाल में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है? 61,000। कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट? 2023। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन बनाया के स्थापित करने की घोषणा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। उत्तर प्रदेश वेदर स्टेशन कहाँ बनाने की घोषणा है? बुंदेलखंड। बीडा बन रहा है, वो भी बुंदेलखंड संबंधित। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? बच्चों याद रखिएगा, बेव्यू प्रोजेक्ट। बेव्यू प्रोजेक्ट ने जीता है अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाने का टेंडर। किसने जीता है? बेव्यू प्रोजेक्ट ने। 19/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? 10 लाख। यही शायद क्वेश्चन है, कुछ आया था इस तरीके क्वेश्चन, कुछ इस तरीके। पिछली बार इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ किसने किया, इस तरीके का था। देखिए फिर से, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? 10 लाख। ठीक है, यूपी की परियोजनाओं का शुभारंभ क्या है? वहां पे आप टिक मार दोगे योगी आदित्यनाथ में, लेकिन ग्राउंड सेरेमनी 4.0 में जो है यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए परियोजनाओं का शुभारंभ किया किसने है? नरेंद्र मोदी ने। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? फिर आइए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। बहुत इंपॉर्टेंट, संभल। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्की धाम मंदिर का शुभारंभ किया गया है निम्न के जिले में संभल। जैसे टिक मारोगे संभल। आइए अब अगला, उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया गया है? अयोध्या। रामायण वैक्स म्यूजियम। मंदिरों का संग्रहालय? अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट? अयोध्या। क्लियर? अयोध्या के लिए कितना बजट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के था? 100 का 150 फिर आई 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में नो योर आर्मी फेस्टिवल, नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, नो योर आर्मी फेस्टिवल। ठीक है, अपने आर्मी फेस्टिवल को जाना है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ? लखनऊ में। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा हुई है? खुर्जा में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया? बीएचयू। उत्तर प्रदेश जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश से किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? याद ये पूछा था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो 2023 जनवरी 2024 में जारी हुआ है, इसमें स्वच्छ गंगा शहर में कौन आए हैं? वाराणसी और प्रयागराज। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया? फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का या रेस्तरां का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रयागराज में। किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिर आइए, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम क्या है? भारत का प्रथम गौ अभयारण्य। पूछ लिया जाए, इतने टाइगर वाइगर पढ़े तो गौ अभयारण्य कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? मुजफ्फरनगर के कौन सा गाँव? ये भी पढ़े ना, तुगलकपुर गाँव। मुजफ्फरनगर कौन सा गाँव है? तुगलकपुर गाँव। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? डॉक्टर रितु है और नवीन है। याद रखिएगा, गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर रितु और नवीन। रितु और नवीन याद रखें।
उत्तर प्रदेश बजट 24-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी अभी पढ़े थे हम लोग 24-25 किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजट आवंटित किया जाएगा? अभी जगह पढ़े थे हम लोग पॉइंट निकाले थे जो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 24-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते कितने करोड़ का बजट दिया? देखो ये डेट, ये सब वो 37 लिखा है, वो 71 लाख और जो कितना बना 38। आपका जो ये क्या हुआ समाप्त हुआ है, यूपी स्पेशल जितना भी था वो कवर किया। देखिए आज कुछ चीज़ें इसमें लगी होंगी, थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ाया है, लेकिन आपको लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं जानते थे और वो है क्या हुए जान गए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अभी कछुआ संरक्षण पढ़ रहे हो, आपको केवल वाराणसी ही पता है, रियल में कहाँ हो गया गोंडा में, ठीक है। अभी जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े, पाटेश्वरी एयरपोर्ट, माँ पाटेश्वरी एयरपोर्ट किसका नाम बदल कर दिया गया? श्रावस्ती बलराम, वहाँ पे अगर कौन सा लगा दो, वहाँ पे कोई और मंडल लगा दिया पहला। अभी आया महर्षि जो आपका कौन है वाल्मीकि, कहाँ विकसित किया है? अयोध्या में। कितने विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई है? 3, एक विंध्यवासिनी धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी, एक जो है मुरादाबाद राजकीय विश्वविद्यालय और तीसरा कौन है देवी पाटन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जानकारी मिली। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? प्रयागराज में। बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिली हैं और बजट के माध्यम से लोग फटाफट चीजें को क्या कर दी हैं। भले बजट आपको बीच में थोड़ा बोरिंग लग रहा हो क्या डाटा, लेकिन आपको बीच में कई योजनाएं रही थी, एग्जाम से पहले बस को देख लीजिएगा। जैसे ये आया कि सबसे ज्यादा किस पे खर्चा किया है, क्लियर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहता है, ठीक है, क्लियर। अब कल से आपकी रीजनिंग क्लास रहेगी और आपका ज्योग्राफी